मुंबई के एक पुराने हिस्से में एक जर्जर हॉस्टल था जहां 7 शरारती लड़कों का एक झुंड रहता था। दिन भर शोरगुल, मस्ती और नए नए पंगे लेना उनका रोज का काम था। उस रात गर्मी से बेहाल सब कमरे में बैठे बैठे बोर हो रहे थे। बिजली भी चली गई थी, पसीने और बोरियत से परेशान। चलो ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। हंसी मजाक के बीच बारी आई राहुल की। उसने चुना डेयर। बस फिर क्या था, अगर हिम्मत है तो हॉस्टल के पास जो पुराना कब्रिस्तान है वहां जाकर रात के ठीक 12 बजे एक चक्कर लगाकर आओ। तेरे हाथ में ये दिया तेल का दीपक रहेगा और मोबाइल नहीं ले जा सकता। अरे इसमें डरने की क्या बात है, मैं अभी जाता हूँ। कब्रिस्तान बस हॉस्टल से कुछ दूरी पर था, लेकिन उस रात अमावस थी। चारों ओर अंधेरा, सन्नाटा और हवा तक रुक सी गई थी। ये वही कब्रिस्तान था जिसके बारे में इलाके के बुजुर्ग कहते थे, रात के समय वहां मत जाना, वहां जिंदा कोई नहीं होता, पर आवाजें आती हैं। राहुल अकेला चल पड़ा। जब वह लोहे का पुराना गेट खोल रहा था तभी लगा जैसे किसी ने उसे देख लिया हो, पर उसने झटक दिया। दीपक की लौ कंपा रही थी, मानो डर। कब्रों के बीच से गुजरते हुए राहुल ने धीरे धीरे एक चक्कर लगाना शुरू किया। हवा एकाएक तेज चलने लगी, बादल गरजने लगे और ठंडी परछाइयां फैलने लगी। ये सब तो डराने वाली बातें हैं, उसने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही उसने पहला चक्कर पूरा किया, पीछे से एक फुसफुसाहट आई। राहुल एकदम सन। पीछे देखा, शायद हवा है, उसने खुद को समझाया। फिर से आगे। अब हर कदम पर कोई उसे देख रहा था। हर कब्र के पीछे जैसे कुछ सरक रहा था। दिए की लौ तेजी से चिपक रही थी, जैसे बुझना चाह रही हो। फिर एक कब्र के पास से गुजरते हुए उसने देखा एक साया, सफेद कपड़ों में मुड़ा चेहरा, और आंखें नहीं थी, बस काले गड्ढे। वो राहुल की तरफ देख रही थी, बिना पलक। राहुल की सांस अटक गई। पर आवाज फिर आई, एक बार आए, अब वापस नहीं जा सकते। उसने दौड़ लगाई, लेकिन कब्रिस्तान का गेट अब वहां ही नहीं। चारों ओर बस धुंध, परछाइयां और फुसफुसाहटें। फिर बाग बच्चों राहुल वापस नहीं आया। अगली सुबह लोगों को राहुल एक कब्र के ऊपर बेहोश मिला। दिया अभी भी जल रहा था, लेकिन राहुल बोलने की हालत में नहीं था। बस उसकी आंखें एक ही जगह टिकी थीं। और उसके होंठ कांपते हुए बार बार एक ही बात कह रहे थे। उसने मेरा नाम लिया था, वो जानती है मैं कौन हूं। पिछली रात की घटना ने पूरे हॉस्टल को हिलाकर रख दिया था। जो सातों दोस्त हंसी मजाक में खेल रहे थे, अब डर और सन्नाटे में गुम थे। राहुल हॉस्टल तो वापस आया, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। वो किसी से बात नहीं करता, रात भर जागता रहता और दीवारों को घूरता रहता। कभी कभी आधी रात को उसके कमरे से खुद से बातें करने की आवाजें आती। मैंने तेरा नाम नहीं पुकारा, तू क्यों आया? मैंने एक ही चक्कर लगाया था। वो अब मेरे साथ है, वो नहीं जाने देगी। बाकी दोस्तों ने सोचा और बस डर गए, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तीसरे दिन रात को समीर, जो सबसे दूर माना जाता था, बोला, मैं जाकर देखता हूं कि आखिर वहां हुआ क्या था। अगर राहुल जा सकता है तो मैं क्यों नहीं। सबने मन, उसका ईगो जाग चुका था। रात के बजने ही वाले थे। समीर ने टॉर्च और एक लाल धागा लिया मंदिर से और बोला, और अगर मैं वापस ना आऊं तो पुलिस को मत बुलाना, पुजारी को बुलाना। फिर वही कब्रिस्तान, पर अब और भी गहरा सन्नाटा। समीर जैसे ही अंदर गया, वहां हवा बिल्कुल बंद थी, लेकिन हर कब्र से सिसकियां आती महसूस हो रही थी। उसे लगा जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो। उसने टॉर्च घुमाई, सब कुछ खाली। एक आवाज आई, उसी राहुल वाली धीमी सी, पर अब लग एक आया। दूसरा क्यों? समीर ने घबराकर पीछे देखा, पर अंधेरे में कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने राहुल वाली कब्र की तरफ देखा, वहां अब एक और नाम खुदा हुआ था, समीर राजपूत। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। उसी वक्त कब्र से सफेद धुआं उठा और एक आकृति बनी, वही बिना आंखों वाली औरत। अब वो चिल्लाई, जो मेरा खेल शुरू करता है वो अधूरा नहीं छोड़ सकता। अगली सुबह हॉस्टल में समीर नहीं लौटा, लेकिन हॉस्टल के बाहर एक काली बिल्ली बैठी थी, आंखों में खून जैसा लाल रंग। और राहुल का हाल और बिगड़ गया था। अब वो खून से दीवारों पर कुछ लिखने लगा था। एक गया, 5 बाकी हैं। और तब से हर अमावस हॉस्टल से एक लड़का गायब हो जाता है। राहुल अब बोलता नहीं, बस मुस्कुराता है और दीवार पर गिनती करता है। 2 गए, 3 बाकी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। भाग 3 में जानिए क्यों वो सब बच्चों को ढूंढ रही है, और हॉस्टल के नीचे कौन सा राज छुपा है जिसे सालों से दबा दिया गया था।